1815 के बाद यूरोपीय प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि यूरोप को क्रांतिजनित भावनाओं से दूर रखा जाए। इसका सीधा अर्थ था ऐसे कदमों को उठाया जाए जिनमें पीछे लौटना अथवा प्रतिगामी कहा जा सके। इसके अंतर्गत वियना कांग्रेस और मेटरनिक युग का अध्ययन आवश्यक है। यह साबित करेगा कि किस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों ने युग की बयार के विरुद्ध चलने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रहे। मेटरनिक का युग। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी प्रभाव नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप पर हावी था कि उसके अपने पतन के 33 वर्षों को मेटरनिक काल कहते हैं, 1815 से 1848। निश्चय ही वियना कांग्रेस में उसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली रही। स्ट्रासबुर्ग के छात्र के रूप में उसने फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देखा और तभी से वह उसका विरोधी हो गया था। मेटरनिक प्रणाली। मेटरनिक फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीयता और उदारवाद दोनों सिद्धांतों को संक्रामक रोग समझता था। उसकी यह दृढ़ मान्यता थी कि यदि इन विचारों को पल्लवित होने का अवसर दिया गया तो यह रोग संपूर्ण यूरोप में फैल जाएगा। उसे प्रजातंत्र का आदर्श एक ज्वालामुखी दिखाई देता था और अपने इन विचारों के आधार पर ही उसने निम्न उद्देश्य निर्धारित किए। सबसे पहली पुरातन व्यवस्था बनाई रखी जाए। दूसरा, उदारवाद और राष्ट्रीयता का दफन कर दिया जाए। तीसरा, प्राचीन परंपराओं की रक्षा की जाए। चौथा, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा जाए। पांचवा, अपरिवर्तनवादी और प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया जाए। छठा, ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को हर हालत में क्रांतिजनित भावनाओं से दूर रखा जाए। मेटरनिक ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो व्यवस्था की वह मेटरनिक प्रणाली कहलाती है। मेटरनिक ने अपनी नीति के संबंध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन को लिखा, हम प्रतिरोधात्मक व्यवस्था इसलिए अपना रहे हैं जिससे हमें दमनकारी नीति को अपनाना न पड़े। मेटरनिक अपने देश सहित समस्त यूरोप में भी यथापूर्व स्थिति चाहता था। ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस कि इस विचार से वह पूर्णतः सहमत था। शासन करो किंतु कोई परिवर्तन न करो। वह नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया में किसी नए प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव हो जिससे यथापूर्ण स्थिति में परिवर्तन की मांग उत्पन्न हो। इसलिए वह निरंकुश राजतंत्र और पुरातन व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न करता रहा। अब हम बात करेंगे मेटरनिक की गृह नीति की। वृहद ऑस्ट्रियन साम्राज्य में विभिन्न नस्लों के 2 करोड़ 30 लाख लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और साहित्य भिन्न भिन्न था। मेटरनिक जानता था कि यदि राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला तो वह इस साम्राज्य को बरकरार नहीं रख पाएगा। वह ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था चाहता था जिससे क्रांतिकारी विचारों का प्रसार असंभव हो जाए। साम्राज्य में राष्ट्रीयता की भावनाओं की रोकथाम करने के लिए उसने अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का अवलंबन किया। इसलिए उसने बोहेमिया में जर्मन सैनिक, इटली में हंगरी के सैनिक और हंगरी में यूगोस्लाव सैनिकों को नियुक्त किया। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में यथास्थिति बनाए रखने के लिए मेटरनिक ने यह कोशिश की कि उदारवाद एवं राष्ट्रवादी विचारों का प्रवेश ऑस्ट्रिया में न हो पाए। इसलिए उसने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाट्यशालाओं पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। विश्वविद्यालय सदैव ही नए विचारों के संवाहक माने जाते रहे हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के व्याख्यानों पर नज़र रखी गई और उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए। पाठ्यक्रमों को प्रतिगामी बनाया गया और कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए, जैसे विदेशों से पत्र पत्रिका नहीं मंगाई जा सकती थी। उच्च अध्ययन हेतु विदेश जाने पर विद्यार्थियों और विद्वानों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की अनुमति के बिना समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं हो सकता था। साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। भाषण, लेखन और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और अंत में विदेशों से व्यापारिक संपर्क कम करने के उद्देश्य से संरक्षात्मक शुल्क व्यवस्था अपनाई गई। मेटरनिक की व्यवस्था 1848 तक इतनी सफलतापूर्वक चलती रही कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और उदारवाद का ऑस्ट्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा।
किंतु ऑस्ट्रिया के पुनर्निर्माण के लिए उसने जिस नीति का अवलंबन किया उससे ऑस्ट्रिया का भारी नुकसान हुआ। रचनात्मक कार्यों की अवहेलना हुई। उसकी अनुदार नीति के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया नवीन विचारों से अछूता रह गया और साम्राज्य का जीवन गतिहीन सा हो गया। ऑस्ट्रिया में ऊपरी तौर पर शांति व्यवस्था तो थी, लेकिन यह शांति तूफान से आने के पहले की थी। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिल सका, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। कर पद्धति दोषपूर्ण बनी रही। कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिला। कुल मिलाकर जनसाधारण में अंदर ही अंदर असंतोष पनपता रहा। निश्चय ही मेटरनिख अपने उद्देश्य में सफल हुआ, किंतु ऑस्ट्रिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और 1848 में मेटरनिख के युग का पटापेक्ष हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मेटरनिख की विदेश नीति की। मेटरनिख एक कुशल राजनयिक था। वह न केवल ऑस्ट्रिया को प्रतिक्रियावादी शिकंजे में जकड़ना चाहता था, बल्कि समस्त यूरोप में क्रांति के नवीन विचारों पर भी रोक लगाना चाहता था। वह ऑस्ट्रिया को इतना सक्षम बना देना चाहता था कि भविष्य में यूरोप का नेतृत्व कर सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मेटरनिख ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। सबसे पहले आते हैं हम वियना सम्मेलन पे। वियना सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका मेटरनिख ने निभाई। उसकी कूटनीति का ही परिणाम था कि फ्रांस की सीमाओं को सीमित कर दिया और ऑस्ट्रिया की सीमाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि फ्रांस की क्रांतिकारी विचारों का ऑस्ट्रिया में प्रवेश न हो सके। ऑस्ट्रिया की सीमाओं को बढ़ाकर उसने यह दिखा दिया कि आने वाले समय में ऑस्ट्रिया ही यूरोप का नेतृत्व करने वाला है। रूस के ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम और प्रशा के सम्राट भी उसका लोहा मानते थे। वियना सम्मेलन में उसने जर्मन राज्यों का जो संघ बनाया, उसका मुखिया ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया। इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके उसने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को बढ़ाया। इस प्रकार वियना सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर मेटरनिख की पूरी तरह छाप थी। अब हम बात करेंगे मेटरनिख और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में। वियना कांग्रेस के निर्णयों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मेटरनिख ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की। पवित्र मैत्री का उसने बाहरी रूप से समर्थन कर रूस को अपने पक्ष में कर लिया। चतुर्राष्ट्र मैत्री की स्थापना कर वह रूस, प्रशा और इंग्लैंड को ऑस्ट्रिया के निकट लाने में सफल रहा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, उनमें राष्ट्रीयता, उदारवाद और संविधानवाद को दबाने का निश्चय दोहराया गया। संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत हुए ट्रापो सम्मेलन में यह तय किया गया कि जनता अपने राजा को विवश करके उसके अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। इसके साथ यह भी निश्चय किया गया कि यदि पड़ोसी राज्यों में क्रांतिजनक भावनाओं से उद्वेलित होकर आंदोलन होने लगे, जिससे पड़ोसी राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो पड़ोसी राज्य को उस सेना में भेजकर आंदोलन दमन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। जब 1820 में नेपल्स में विद्रोह हुआ, तो उस समय ट्रापो सिद्धांत के अंतर्गत मेटरनिख ने अपनी सेना भेजकर बड़ी निर्दयता से विद्रोह को कुचल दिया। इस प्रकार वेरोना सम्मेलन में निर्णय लेकर फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की क्रांति का दमन किया। इसके बाद आते हैं मेटरनिख और जर्मनी के संबंधों पर। वियना सम्मेलन में मेटरनिख ने जर्मनी का 39 राज्यों में विभक्त कर एक संघ बनाया और ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस संघ का अध्यक्ष बना दिया। जर्मन संघीय परिषद में जर्मनी के शासकों द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई। ये प्रतिनिधि प्रतिक्रियावादी नीति के प्रबल पोषक सिद्ध हुए। इस प्रकार मेटरनिख ने जर्मनी में भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। 1815 के बाद राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक आधार पर जर्मनी की रियासतों में सुधार की भावनाएं तेजी से बढ़ रही थीं, जिनका दमन करना मेटरनिख के लिए आवश्यक हो गया। मेटरनिख ने एक्स-ला शैपेल कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार के दमन के लिए कठोर कानून कार्लसवाद के आदेश की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इस आदेश द्वारा जर्मनी की शिक्षण एवं आमोद प्रमोद की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया, राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी लग गई, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त कर गया। जर्मनी में गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया गया। इस प्रकार जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया के समान कठोर दमनकारी नीति अपनाई गई। 1830 की क्रांति और इंग्लैंड और पोप के विद्रोह ने जर्मनी में पुनः संवैधानिक सुधारों की मांग की, लेकिन मेटरनिख ने 1832 में जर्मन संघीय परिषद का अधिवेशन बुलाकर कार्लसवाद के आदेशों को पुनः दोहराया और इस प्रकार यह तय हो गया कि अभी अनुदार शक्तियों का प्रभाव यूरोप में बना रहेगा। इसके बाद आते हैं हम मेटरनिख और इटली के संबंधों पर। वियना कांग्रेस ने मेटरनिख के प्रभाव के कारण इटली को पुनः छोटे छोटे पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया था और इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रह गया था। नई व्यवस्था के अंतर्गत लोम्बार्डी और वेनेशिया पर तो ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो ही गया था, लेकिन छोटे राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित था। अतः प्रारंभ से ही मेटरनिख ने इटली में प्रतिक्रियावाद को प्रतिस्थापित करने का निर्णय ले लिया था। उसने ऑस्ट्रिया द्वारा शासित इटली के राज्यों में कठोर और दमनकारी शासन व्यवस्था लागू की और जनता पर करों का बोझ लाद दिया। भाषण और लेखन की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। मेटरनिख ने 1820 में नेपल्स के विद्रोह का कठोरता से दमन कर वहां निरंकुश शासन की पुनर्स्थापना की। जब 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति से प्रेरित होकर इटली के देशभक्तों ने पुनः विद्रोह किया तो मेटरनिख ने सेना भेजकर दमन कर दिया। इसके बाद भी इटली के युवा नेतृत्व ने यंग इटली आदि के माध्यम से इटली वासियों को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वह फलित नहीं हो पाया। अब आते हैं हम मेटरनिख और इंग्लैंड के संबंधों पर। वियना सम्मेलन में इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे और मेटरनिख एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने के लिए मेटरनिख ने चतुर्राष्ट्र मैत्री का प्रतिपादन किया, किंतु इस व्यवस्था का लाभ वह अपने हित में करते हुए दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का पक्षधर था, जबकि इंग्लैंड इस सिद्धांत का विरोधी था। संयुक्त व्यवस्था के एक्सला-शेपल सम्मेलन में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के मतभेद उभर कर सामने आ गए और इन्हीं मतभेदों के परिणाम स्वरूप फ्रांस द्वारा स्पेन में हस्तक्षेप करने का और स्पेन द्वारा अपने दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों पर पुनः अधिकार करने का इंग्लैंड ने जमकर विरोध किया। इंग्लैंड के इस विरोध के बावजूद मेटरनिख हस्तक्षेप की नीति पर चलता रहा। अब हम पढ़ेंगे मेटरनिख का पतन कैसे हुआ। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण यूरोप में विद्रोह की आग को हवा प्रदान की। ऑस्ट्रिया की जनता भी मेटरनिख की प्रतिक्रिया और दमनकारी नीति से तंग आ चुकी थी। वियना में भी विद्रोह हो गया। 12 मार्च 1848 को विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापकों ने सम्राट के सामने सुधारों हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया। दूसरे दिन जनता के एक शिष्टमंडल ने सुधारों की मांग की। उस दिन वियना में मजदूरों और विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकला, जिसने मेटरनिख के खिलाफ कई नारे लगाए। भीड़ ने राजप्रासाद और मेटरनिख के भवन को घेर लिया और उससे त्यागपत्र की मांग करने लगी। मेटरनिख समझ गया था कि उसकी सत्ता का अंत आ गया है और वह सम्राट को त्यागपत्र देकर इंग्लैंड भाग गया। जिस प्रकार 1789 में बस्तील के पतन का एक नवीन युग के उदय के रूप में स्वागत हुआ था, उसी प्रकार 1848 में मेटरनिख के पतन का स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रतिक्रियावादियों की सम्मिलित शक्ति के पतन की तरह स्वागत हुआ। अब हम पढ़ेंगे मेटरनिख का मूल्यांकन। मेटरनिख 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का प्रख्यात राजनीतिज्ञ था। निस्संदेह वह ऑस्ट्रिया और यूरोप का सर्वाधिक प्रभावशाली नेता बना रहा। इसी कारण 1815 से
1848 तक का यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिख का युग कहलाता है। एक कुशल राजनयिक होते हुए भी उसमें कई दोष थे। वह यह नहीं समझ पाया कि 1815 का यूरोप 1779 का यूरोप नहीं है। अतः फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रसारित नवीन विचारों को एक संक्रामक रोग मानकर उनको नष्ट करने में उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। स्वतंत्रता, समानता आदि शब्दों को अनर्गल कहकर वह उनसे घृणा करता था। लेकिन मेटरनिख की आलोचना करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में ऐसी नीति का अवलंबन करना आवश्यक था जो ऑस्ट्रिया के हितों के लिए अनुकूल हो। ऑस्ट्रिया ऐसे बेमेल राज्यों का साम्राज्य था जिसे बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियावादी होना आवश्यक था। मेटरनिख के अवसान ने प्रतिक्रियावाद के पतन की घंटी बजा दी और अंत में हम यह समीक्षा कर सकते हैं कि उसने 3 दशकों से भी अधिक समय तक यूरोप में शांति बनाए रखने की एक सफल कोशिश की।